कल चर्चा किए थे थोड़ा सा, कौन कौन बता सकते हैं? हाँ बताओ। अब क्या ये है थ्योरी और ये है अप्लाइड। थ्योरी और अप्लाइड में क्या अंतर है? समानतः हिंदी में इसको लिखते हैं सिद्धांत और इसको लिखते हैं व्यवहार। जो हम पढ़े, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े, लेकिन जाके जब देखेंगे तब पढ़े तब वो हो गया थ्योरी, और जब जाके देखे तो हो गया अप्लाइड। मतलब सैद्धांतिक पार्ट होता है जिसको बुक में पढ़ा जाता है, जिसको बुकिश थ्योरी कहा जाता है, और उसी बुक के पार्ट को, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ कि आपको नीचे की ओर पृथ्वी खींचता है, अब ये कैसे अप्लाई करेंगे? आप तो छत पर से कूदेंगे, जिंदा बचे या नहीं बचे वो तो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है कि आप छत से कूदे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं, नहीं ना होता है। तो वो सिद्धांत हुआ जो आप ग्रेविटी के बारे में पढ़े, और जब उसको अप्लाई करते हैं यानी कूदे तो उसको कहते हैं अप्लाइड सेक्शन। ठीक है, चलिए। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो मुख्यतः सैद्धांतिक अध्ययन है कि अर्थशास्त्र में कैसे कैसे व्यवहार होता है, यानी बाजार कैसे व्यवहार करता है, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, और उत्पादक कैसे व्यवहार करता है, इसके अलावा धर्म कैसे व्यवहार करता है। इन सब का व्यवहार का जो सैद्धांतिक अध्ययन है वो हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। और यही बात जब मार्केट में जाता है, यानी हम लोग उस प्रक्रिया में जुड़ना शुरू करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता है। एक बेसिक डिफरेंस, ये तो सैद्धांतिक बात हो गया, ये बुकिश बात हो गया। बेसिक डिफरेंस ये है कि अर्थशास्त्र पूर्ण अवधारणा है और अर्थव्यवस्था अर्ध अवधारणा है। अर्थ मतलब होता है क्वासी। कैसे? तो अर्थशास्त्र पूर्ण ऐसे है कि एक सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को व्याख्यायित करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था बिना किसी एरिया के, बिना किसी क्षेत्र के जुड़े हुए अधूरा होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारे बिना हमारा नाम पूर्ण नहीं हो पाता है। अपूर्ण नाम क्या है? तो आप जब अपने पीछे, अब प्रियंका है तो प्रियंका शाह लगाए, या फिर निकी सिंह लगाए, या फिर मयंक सिंह लगाए, तो सिंह लगने से पूर्ण हो जाता है। लेकिन सिर्फ मयंक है तो आधा अधूरा है। तो अर्थव्यवस्था के साथ क्या है कि जब तक ये किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ता नहीं है, ये पूर्ण नहीं। नहीं समझे या समझे? जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, यूएसए की अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का कोई भी और कहीं भी आप जिक्र देखिएगा तो बिना नाम के वो दिखाई नहीं देगा, यानी ये किसी के साथ जुड़ के ही पूरा बनता है। लेकिन अर्थशास्त्र स्वयं पूर्ण है क्योंकि यह सारे बातों का अध्ययन करता है, यानी वैश्विक परिस्थिति का अध्ययन करता है, ग्लोबल सिचुएशन, किसी भी घटना के बारे में अध्ययन करने में और बतलाने में सक्षम होता है। तो बेसिक बात ये हुआ कि ये सिद्धांत है, ये व्यवहार है, ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है। बात समझे? वो अपूर्ण क्यों? क्योंकि वो बिना किसी के साथ जुड़े हुए पूरा नहीं बनता। ठीक है, तो यही बात आपको बेसिक में पढ़ना है। अब आते हैं आगे, ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ मतलब होता है इको प्लस नॉमिक्स। इको का मतलब होता है वित्त। इको का आपका नोट्स पूरा एक ही बार दिलवा देंगे, कल या परसों पूरा नोट्स एक ही बार दिलवा देंगे, और उसमें आप वैल्यू एडिशन करते जाइएगा, वो आपका काम रहेगा। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक ही साथ दिलवा देंगे। हाँ अलग अलग ही रहेगा, हाँ वो अलग अलग ही, अलग अलग ही तैयार ही किए शुरू से। ठीक है, तो
अर्थ मतलब होता है वित्त या धन, और शास्त्र मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, वित्त संबंधी व्यवहारों का अध्ययन या धन संबंधी व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इतना लिखते जाइएगा धीरे धीरे। ये अर्थशास्त्र एक ग्रीक शब्द है, ओइकोनोमिया उससे बना हुआ है। ओइकोनोमस से बना हुआ है। लिख लिए। हो गया। कहते हैं जो अर्थशास्त्र शब्द है ये किससे बना हुआ है, तो ग्रीक का एक शब्द आता है ओइकोनोमिया, जिसका अर्थ होता है ओइको प्लस नोमस ना। वहीं पर रहिए, वहीं से पढ़ो, वहीं से, यहाँ 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 खड़ा होके पढ़ो। चलिए, हाँ हाँ दोनों आके खड़ा हो जाओ। धर्मशाला जा रही है ना, जब मन जब होता उठ के चली जाती है, खाली करो सीट। इन लोग इतना कब्जा, इतना पतला पतला शरीर है तुम लोग का, अब पूरा बेंच को, एगो मेरा, एगो मेरे बैग का, एगो मेरे कॉपी का, एगो मेरे किताब का, नहीं अब घसक जाओ ना थोड़ा थोड़ा, एकदम अस्थिर अवस्था में है। चलिए, हाँ खड़ो खड़ो खड़ो। ओइकोस मतलब होता है घरेलू, और नोमस मतलब होता है प्रबंध। तो घरेलू क्रियाओं के प्रबंधन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब घरेलू क्रिया में क्या होगा, जितना भी काम हम लोग करेंगे, जितना भी आर्थिक क्रिया हम लोग करेंगे। अब प्रबंधन मतलब क्या होता है, हम मैनेजमेंट करना, इंग्लिश होता है वो इंग्लिश होता है। नहीं, ये सामान्य चीज हो गया हम लोग के लिए कि हम लोग किसी का हिंदी इंग्लिश का पूछते हैं तो उसका हिंदी, या हिंदी का पूछते हैं तो उसका इंग्लिश बताते हैं, क्योंकि आजकल भाषा का प्रवाह वैसे ही होता है। प्रबंधन क्या होता है, किसी भी क्रियाकलाप को सही तरीके से निर्धारित करना या व्यवस्था करना। तो आप इसको लिख सकते हैं व्यवस्थित तरीके से क्रियाकलाप करना, व्यवस्थित तरीके से क्रियाकलाप करना। काहे लेट होती है अनु डेली, सलमान खान वाला रोल नहीं ना है जीवन में। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान हमेशा लेट से आते हैं पार्टी में, पता है क्यों, क्यों बताओ। अगर पहले आ जाएंगे तो हीरो को देखने का जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाएगा। तो हीरो का एंट्री हमेशा लेट से होता है ताकि लोग इंतजार करें, उसका वैल्यू बढ़े। जिस चीज के लिए लोग इंतजार करते हैं उसका वैल्यू बढ़ता है। दूसरा बात, लोग सेलिब्रिटी खास करके अगर किसी महफिल में गए हैं, किसी प्रोग्राम में गए तो बहुत ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, 2 से 4-5 मिनट ज्यादा, क्योंकि वो अपने वैल्यू को बनाए रखना चाहते, फिर निकल जाते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी यही हो, ऐसा ही है थ्योरी नहीं। तो डेली लेट आने का क्या कारण, बात कि डेली ले आ रहे हैं तो हो सकता है कि सर हम जब आते हो तो मेरे पैर में कांटा चुभ जाता हो, हम रास्ते में रह जाते हो, पंक्चर हो जाता हो, कुछ ऐसा बात, गाड़ी वाड़ी नहीं ना।
तो फिर क्यों लेट होते हैं? ये शब्द बोल के अपना तौहीन मत करो। डेली लेट हो जाते हैं, कभी सवेरे आ जाओ तो बोल दो कि सवेरे आ गए। वो नहीं, आपका क्या हुआ? वो तो हम, हाँ, बहुत अच्छा, पीछे ही खड़ा रहिएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। घरेलू क्रियाकलाप का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे, ठीक है। वैल्यू, घरेलू, हाउस होल्ड, जो घर की क्रियाएं होती हैं। जैसे घरेलू का मतलब होता है भारत, घरेलू का मतलब होता है यूएसए, घरेलू का मतलब होता है परिवार। बहुत अच्छा। तुम यहाँ आके लगेगा एक, यहाँ आके मैं कमिंग कौन पूछता है? बहुत अच्छा, अंदर आ जाओ, तुम लोग भी खड़े हो जाओ। नहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, साइड में हो जाओ रोजी, साइड में। अच्छा, पंखा का हवा नहीं लगेगा, गर्मी से आ रही। तुम दोनों बैठ जा, ए, इधर तुम दोनों बैठो बैठो बैठो। अभी इन लोगों को 5 मिनट खड़ा रहने देते हैं। चलिए, ये बात घरेलू प्रबंधन का सिद्धांत जो है अरस्तु ने दिया है। अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में घरेलू प्रबंधन का सिद्धांत, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घरेलू प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। कोई बात नहीं, लाइन कटा आया, आ गया था, कटा था फिर आ गया होगा तब ना। बारिश हो रहा है, जिनको जाके नहाना है नहा लीजिए, अगर 2-4 दिन से नहीं नहाए होंगे तो। ये इधर इधर इधर, इसी वजह से लेट आए हैं। हाँ, शर्ट नहीं भीगा, पैंट भीग गया। हाँ, भाई ये सिटी से आते हैं तो धीरे धीरे वहां से तो सोच लिए होंगे स्टार्ट हो गया होगा। चलिए, तो अरस्तु ने बोला, एक और कथन लिख लीजिए, एक अगला कथन लिखिए। अल्फ्रेड मार्शल ने अल्फ्रेड मार्शल ने अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र को मनुष्य जाति के रोजमर्रा जीवन का अध्ययन बताया। रोजमर्रा जीवन का अध्ययन बताया। डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ मैनकाइंड। रोजमर्रा जीवन का अध्ययन बताया। यानी देखिए, मनुष्य डे बाई डे क्या करता है ये बताइए। हम लोग एज एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मैनकाइंड क्या करते हैं डेली? आर्थिक क्रिया करते हैं। पंखा है तो आगे आ जाओ ना, तुम लोग पीछे क्यों खड़ा है, यहाँ आ जाओ। सीट नहीं है तो इस पे आ जाओ, हवा नहीं जा रहा है वहां तक। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ जाइए सुजीत। आपको तो ठंडे लग रहा होगा जब पैंट भींगा हुआ है तो। चलिए, आज तो कुछ लाइन ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है।
चलिए, अब क्या कहते हैं, घरेलू क्रियाकलाप का अध्ययन। मनुष्य करता क्या है, चलिए मनुष्य क्या करता है ये बताइए हमको। डे बाय डे मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य कुछ और नहीं करता है बल्कि आर्थिक क्रिया करता है। इकोनॉमिक, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मनुष्य जीवन पर्यंत जब से पैदा लेता है और जब मर जाता है, मरने में भी कम खर्चा नहीं है, मरने में और ज्यादा खर्चा है। तो मरने के पहले भी सोचिए, मरने के बाद सबसे ज्यादा लकड़ी लगेगा, और वहां जो डूम रहेगा वो 1100-1200 रुपया से कम नहीं लेगा आपसे, क्योंकि उसको भी आपको स्वर्ग भेजना है, नाव को चलाना है, तो उतना इजी काम तो रहता नहीं है। उसके बाद भोज देना पड़ता है आपके घर वालों को, मरने की खुशी में या गम में पता नहीं चलता है, लेकिन वो भी सामाजिक संगठन का एक नियम। तो मरना भी आसान नहीं और पैदा लेना भी आसान नहीं, और जीवन जीना तो और मुश्किल है। तो कहता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत करता क्या। चलिए आप अपने एक्टिविटी को आज निर्धारित करते हैं। मॉर्निंग से उठे होंगे, अभी 2-3 घंटा ही हुआ होगा उठे हुए। कौन है जो उठ पुट के चला आया है? एक लड़की लोग, अनु ये बजे उठी है? नहीं, ऐसे कितना बजे उठी है तुम? 6:45 में। तो उठ पुट के ही आना हुआ। 6:45 में उठ के तुम बहुत ज्यादा क्रियाकलाप कर लोगी, तब भी क्रियाकलाप करेंगे। आप उठे होंगे, कोई भी उठता है तो क्या करता है? ब्रश करता है, स्नान करता है, फिर आता है। इन सब में आपने किसी न किसी वस्तु का प्रयोग किया होगा, या ऐसे ही पानी डाल के चले आए? नहीं आए। और आपने जिस वस्तु का प्रयोग किया होगा उसको कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, या ऐसे ही चले आए बिना खरीदे हुए? खरीदे होंगे। वो सारा वस्तु का क्रय विक्रय की क्रिया ही क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया कहलाता है, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो आज का आधुनिक मानव बिना आर्थिक क्रिया किए हुए जी नहीं सकता है। इसलिए पहले क्लोज इकोनॉमी था, क्लोज सिस्टम था, और आज हो गया है ओपन सिस्टम। पहले हम लोग आत्मनिर्भर गांव की बात करते थे, और आज हम लोग पर निर्भर हो गए। ये बात एग्री करते हैं? तो ये क्रियाकलाप इकोनॉमिक्स में आपको करने को मिलेगा, और बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमी चल सकता है, और इकोनॉमिक्स भी नहीं चल सकता है। एक बात समझिए, कोरोना काल आया, कोरोना इरा आया, इसमें क्या हो गया? क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था? नहीं हो रहा था। डिमांड हो रहा था? नहीं हो रहा था। सप्लाई हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो अंततः बाजार चल रहा था? नहीं चल रहा था। तो मार्केट रन नहीं कर रहा था। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था। और जब हो ही नहीं रहा है तो इस क्रियाओं को आगे कैसे संचालित कर सकते? ठीक है, चलिए, तो आर्थिक क्रिया समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक हो गया परिभाषा, दूसरा शास्त्रीय अर्थशास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय अर्थशास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र। देखिए दोनों में ना समय अंतराल का अंतर है, समय का अंतर है, काल का अंतर है। शास्त्रीय अर्थशास्त्र उसकी बात करेगा जो बहुत पहले से चला रहा है। शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? अभी अभी जन्मा हिप हॉप को। हिप हॉप जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? अरे हम दिन भर करते भी रहते हैं, ऐसे ऐसे डोलते रहते हो, हिप हॉप नहीं है। हाथे तो घुमाना, हनी सिंह कैसे करता है? ये विवेक सोचे कैसे करता, मुंह बंद कीजिए पहले। हाँ, बादशाह कैसे करते हैं? सब हिप हॉप म्यूजिक करते हैं। हिप हॉप म्यूजिक मतलब होता है शरीर को किसी भी रूप में हिला देना, उसका कोई नियम सिद्धांत काम नहीं करता। ऐसे कभी कर दिया, ऐसे कभी कर दिया, ये हिप हॉप है। लेकिन क्लासिकल जो डांस है वो एक सिद्धांत पे काम करता है। आप कभी भी जब डांस सीखिएगा तो पहले क्लासिकल से डांस सीखना होता है,
फिर आपको मॉडर्न डांस पे जाया जाता है, क्योंकि मॉडर्न डांस करना आसान है। क्लासिकल जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, देखे हैं पूरा साज सज्जा के साथ होता है। ऐसे नहीं है कि सवेरे उठे बाथरूम में गए डांस किया एकदम डांस हो गया, वो डांस नहीं कहलाता। तो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में अंतर समय अंतराल का है। क्लासिकल थ्योरी जहां एक एडम स्मिथ हुआ करते थे, याद है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया है, किसके द्वारा? वेल्थ ऑफ नेशन दिया है। ये कब पुस्तक आया है? क्वेश्चन आया हुआ है 1776 में। तो शास्त्रीय सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात किन्स ने किया है। किन्स का नाम सुने ही होंगे। जब पहला सबसे बड़ा मंदी पड़ा था तो किन्स का नाम बड़ा फेमस हुआ था। तो क्या लिख लीजिए, इसको लिखिए, वेल्थ ऑफ नेशन। ये सिद्धांत कहता है 1776, लिखे तो है, नहीं लिखे हैं क्या? ये सिद्धांत कहता है पूर्ति मांग को स्वयं व्यवस्थित करता है, पूर्ति मांग को स्वयं सृजित करता है। कहता है कि आप अगर घड़ा बना दिए तो ये क्या हुआ? पूर्ति हुआ, सप्लाई हुआ, ये खुद ही डिमांड क्रिएट कर लेगा। इसके लिए आपको मार्केट में जाकर डिमांड क्रिएट करवाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी ग्लो एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम का सुने होंगे प्रचार, वो क्या करता है कि पहले डिमांड क्रिएट करता है फिर सप्लाई क्रिएट करता है। ये बात जानते हैं। कंपनी पहले आती है तो एडवर्टीजमेंट पर काम करती है। अगर कोई देखिए लक्ष्मी का कोई क्रीम आएगा या कोई हेयर लाइनर ये सब आएगा तो सबसे पहले उसका करीना कपूर या कैटरीना कपूर कोई भी आके एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो बतलाते हैं कि भैया हम आपके लिए ब्यूटी कॉस्मेटिक सामान लेकर आ गए, अब आप प्रयोग करें। और भारतीय लोग सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, आपको पता है या नहीं पता है? क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सुंदर और सुंदर, अति सुंदर और सुपर लगना है ना। ये सिर्फ लड़की पर नहीं था अप्लाई, लड़कों पर भी हो रहा था, क्योंकि फेयर एंड लवली का प्रयोग लड़की से ज्यादा लड़के करने लगे थे। तब कंपनी को आना पड़ा फेयर एंड हैंडसम लेके। शाहरुख खान बोले कि भैया हम तो बचपन से रगड़ रहे हैं। बचपन से रगड़ने का मतलब वो कंपनी भी पैदा होना चाहिए पहले। और सारा का को पेरेंट्स कंपनी है कौन? यूनिलीवर। और यूनिलीवर कहाँ का कंपनी है? ब्रिटेन का कंपनी। ये नाम सुने हैं? भारतीयों को इसलिए किसी मॉल में जाइएगा तो पहले सामान नहीं दिखेगा, पहले मेकअप किट दिखेगा। गए हैं मॉल में? मॉल में गए हैं? देखिए एंट्री करिएगा और पूरा सामान सजा रहेगा, क्योंकि पता है मार्केटिंग लड़कियां करती है, लड़के तो देखने और टहलने आते हैं। और लड़कियों से खरीदारी अगर शुरू करवा दिया गया तो और अच्छा बात सही है या नहीं सही है? इसलिए एक स्टॉल नहीं रहता, 10 स्टॉल रहता है, क्योंकि उनको पता है एक रहेगा तो इनका मन नहीं भरेगा। जब तक 5 के ऊपर जाकर नेल पॉलिश 5 को नहीं रगड़ेंगे, इनको नेल पॉलिश लेंगे ही नहीं। लेते हैं क्या ऐसे? नहीं सर, ठीक। तो ये सारा अध्ययन होता है, तभी आपका अर्थशास्त्र चलता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे ये सारा काम क्रियाकलाप होता है। ठीक है, तो कहां थे? हाँ, तो इसमें अब क्या है? पहले वाला सुनिए, ये तो अब वाला थ्योरी हो गया कि पहले डिमांड की मांग बनाइए फिर सप्लाई कीजिए। यह है आधुनिक अवधारणा। पहले मांग यानी डिमांड क्रिएट कीजिए, मांग बढ़ाइए और फिर पूर्ति कीजिए। आधुनिक अवधारणा समझ गए? पहले डिमांड फिर सप्लाई, यहां पहले सप्लाई और फिर डिमांड। अगर मार्केट में मटका चलिए गया तो सब कहेगा भाई मटका काहे आया है? तो पानी भरने के लिए आया है। तो खुद पे खुद लोग खरीदने लगेंगे। अभी भी गांव में देखिएगा धान गेहूं जो उत्पादित होता है मांग पर, डिमांड पर क्रिएट नहीं होता है, बल्कि वह पूर्ति कर देते हैं, तब सोचते हैं खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसलिए कभी कभी आलू या प्याज या टमाटर का रेट कम हो जाता है
तो रोड पर पसारते हुए देखिएगा। देखे हैं ट्रैक्टर आलू या तो नदी में गिरा देते हैं या फिर रोड पर पसार देते हैं, भैया फिर ये में ले जाए। क्योंकि अगर हमको 6 रुपये किलो या 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है तो उनको सीधा आधा मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, 2 रुपये भी मिल सकता है, तो उनको लाभ ही नहीं। तो ये काम हम नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचो बिहार के किसान इतना बड़ा काम ना, हम तो भाई खाए खाए के लिए मोहताज। ये यूपी पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में आप ये घटना समानता देखिए, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा में भी ये घटना देखिए। बात समझ रहे? ज्यादा होगा तभी ना बेचेंगे या फेंकेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, उसके फादर एडम स्मिथ हो गए, इसके फादर लिख लीजिए किन्स, KEYNES, किन्स। चलिए आ गया लाइट। बेहोश हो रहे थे क्या विवेक? इसमें मार्केटें नहीं है, इसमें मार्केट हम बना रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं। अच्छा देखिए मार्केट कैसे, अभी बाजार सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग। मार्केट कैसे बना? क्या पहले मार्केट बना फिर सामान ले गए? नहीं, पहले सामान ले गए फिर मार्केट बना। वस्तु विनिमय सिद्धांत याद है ना, वाटर सिस्टम अभी पढ़ेंगे भी। NCERT 11th क्लास का 2 यूनिट है जो आपको पूरा पढ़ाएंगे, यहाँ वो पढ़ाएंगे। बाजार पहले नहीं बनता है, यहाँ पहले मांग सामान बनता है फिर बाजार बनता है, और यहाँ पहले बाजार बनता है फिर सामान बनता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, किन्स का पुस्तक का नाम लिख लीजिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ लिख दें क्या, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, लिख लिए? पीछे नहीं लिखे हैं, सबका कॉपी लास्ट में चेक करेंगे हम। मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये याद करने वाला है, आपका कॉपी आके चेक करेंगे हम। इंटरेस्ट एंड मनी, इंग्लिश लिखने में हाथ थरथराने लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आधुनिक शास्त्रीय अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? ये इसके पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ। और इसके पिता कौन कहे जाते हैं? लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन आ गया अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ। क्योंकि पहले जो आया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये 1776 में थ्योरी दिए और ये दिए 1936 या 37 में। इनका जो 36 में, 1936 में। तो 1936 की अवधारणा और 1776 की अवधारणा में तो अंतर होगा ना। अच्छा एक बात और आता है यहाँ पे, वो आता है अर्थशास्त्र का राइटर कौन है? चाणक्य। आप भूल गए थे? हम अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। एक और फिलॉसफी है जो भारतीय कहता है कि अर्थशास्त्र के मूल जनक इनका गिरा है, कौटिल्य को कहा जाता है या चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन इनको पाश्चात्य विचारकों ने क्यों नहीं माना भारतीय अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को क्यों माना? क्योंकि ये तो प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में ही लिखा गया है। ये तो अभी अभी लिखा गया है, 1776 और 1936। ये बहुत पुराना नहीं है, ये तो सदियों ये तो 2-3 हजार वर्षों पुराना है। तो इसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया? तो इसके पीछे थ्योरी आता है कि अर्थशास्त्र में क्वेश्चन भी आया है कि सिर्फ आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन इसमें नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन है। लिख लीजिए, अर्थशास्त्र क्वेश्चन आया हुआ है इसको लेकर कि अर्थशास्त्र मूलतः वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है? तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन का, और उसी के साथ छोटा मोटा आर्थिक क्रियाकलाप को जोड़ा गया है। ठीक हो?
शरीर ऐसे गिरा ली है, लगता है कि अभी अभी बीमार होके उठी है। आज मौसम तो ठीक है लेकिन उमस ज्यादा है ना। अगर वर्षा होगा तो हम लोग छुट्टी करके पहले भींग के आएंगे, फिर क्लास करेंगे, ताकि आप लोग को बीमारी लग जाए और सब दोष हम पर डाल दें आप। चलिए आते हैं इधर। क्या निश्चय है, क्या हुआ? हाँ तो चलिए आते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र को क्यों नहीं, कौटिल्य को क्यों नहीं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया? तो इसलिए नहीं माना गया कि सिर्फ ये इकोनॉमिक्स का वर्णन नहीं करता। तो एक और बात, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया तब भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं, तब भी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट रन नहीं कर रहा था। इकोनॉमिक्स किसके साथ पढ़ा जाता था? तो इकोनॉमिक्स समाजशास्त्र के साथ पढ़ा जाता था, इकोनॉमिक्स कभी राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ा जाता था। सॉरी, समाजशास्त्र से नहीं, समाजशास्त्र तो और नया सब्जेक्ट है। राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ा जाता था, सामाजिक विज्ञान के साथ पढ़ा जाता था, अपने भी वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था। तो बाद में ये सब्जेक्ट बना। तो ऐसे तो एडम स्मिथ को भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण है कि एडम स्मिथ को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में ही बात करता है। और हमारा अर्थशास्त्र किस परिप्रेक्ष्य में बात करता है? तो सभी डायमेंशन के परिप्रेक्ष्य। ये इसमें वैदेशिक संबंधों के बारे में भी चर्चा किया गया, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी चर्चा अर्थशास्त्र में किया गया कि एक राजा को कि विदेश नीति के संदर्भ में क्या क्या बात होना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र में है सप्तांग सिद्धांत, सेवन थ्योरी, जिसमें राजा कैसा हो, अमात्य मंत्री कैसा हो, सेनापति कैसा हो, सबका दायित्वों के बारे में चर्चा किया गया है। अगर आप थोड़ा अगर थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें सप्तांग सिद्धांत आपका दिया हो। ठीक है, तो ये कारण था। एक और कारण था कि एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन और किन्स का जो बुक आया उसके बाद अर्थशास्त्र का खोज हुआ। मतलब बहुत नवीन अवधारणा है, लिखा बहुत पहले गया, लेकिन एज ए बुक इसका संकलन बाद में हुआ। तो इसलिए भी इसमें चाणक्य को या कौटिल्य को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं माना गया। तो ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे, सामान्य रूप से अगर कोई पूछना चाहेगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ गया या नहीं समझे? ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन पहला ऐसा पुस्तक है, इसके नीचे लिख लीजिए, जिसमें पूंजीवाद की चर्चा है। कैपिटलिज्म के बारे में पूंजीवाद के शब्द का जो प्रयोग हुआ है किस बुक में हुआ है? वेल्थ ऑफ नेशन में हुआ है, वेल्थ ऑफ नेशन में हुआ है। चलिए आगे लिख लीजिए। प्रोफेसर सैमुअलसन सामाजिक विज्ञान की रानी अर्थशास्त्र को कहा, सामाजिक विज्ञान की रानी अर्थशास्त्र को कहा। क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, अर्थशास्त्र को क्या बोला इकोनॉमिक्स को? क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान की रानी कहा अर्थशास्त्र को। सैमुअलसन, सैमुअलसन, SAMUELSON, सैमुअलसन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को विकास का विज्ञान भी कहा। अगला लिख लीजिए, अगला ऐसे विकास का विज्ञान भी कहा, विकास का विज्ञान भी कहा। कथन आजकल पूछा जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट कथन है वो लिखवा देते हैं। चलिए अब आते हैं भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का नाम ले लेते हैं। कोई छोटा निश्चय? अच्छा, विज्ञानों का विकास का विज्ञान कहा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विकास का विज्ञान का। ठीक है, अब भारत के कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम ले लेते हैं। पहला नाम है अमर्त्य सेन का, क्वेश्चन आया हुआ है। HDI इंडेक्स निकालने में
बांग्लादेश के अर्थशास्त्री के साथ हमारे अर्थशास्त्री का जो मेल होता है उसी को बोला जाता है अमर्त्य सेन। HDI कौन है, उनका नाम क्या है? यूनुस, ठीक है। महबूब उल हक यूनुस, जो बांग्लादेश के साथ सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यूनुस और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर 1990 में HDI इंडेक्स के बारे में चर्चा किया, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक। मनमोहन सिंह, ये भी हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अमर्त्य सेन हो गया, मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति लाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है मनमोहन सिंह। नई आर्थिक मतलब LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी सबको पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं। न्यूरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, हाँ ठीक है। सॉरी, हम ही को सुनने में गलती हो गया। और प्राइवेटाइजेशन, ये पढ़ाएंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने में उस समय दो व्यक्तियों का हाथ, कौन कौन? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। इन दोनों के शासनकाल में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेप्ट की है हम लोग। क्वेश्चन आया हुआ है, जहां मनमोहन सिंह नहीं है वहां किसको टिक आउट करेंगे? नरसिम्हा राव। अगर मनमोहन सिंह है तो मनमोहन सिंह को टिक आउट करें, ठीक है। एक चाणक्य बता दिए, दूसरा अमर्त्य सेन बता दिया और तीसरा मनमोहन सिंह बता दिए। एक और नाम है अभिजीत बनर्जी। हाँ, इनको मिला, लिख लीजिए। ये भारतीय मूल के अमेरिकी, हमेशा NRI हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको, चर्चा में खूब रहा था। लिख लीजिए। थीम, विषय क्या था जिसके लिए इनको नोबेल मिला? लिख लीजिए। फॉर द एक्सपेरिमेंट अप्रोच, गरीबी में निवारण के लिए इनको मिला था। फॉर द एक्सपेरिमेंट अप्रोच टू, अभिजीत बनर्जी को जो मिला नोबेल पुरस्कार 2019 में, किस थीम पर मिला उनको? तो गरीबी निवारण के लिए मिला है, लेकिन उसका थीम लिख लीजिए। फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, एलिवेटिंग ALLEVIATING, एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला। एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, वैश्विक स्तर पर गरीबी निवारण के संदर्भ में, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्थशास्त्र की दो शाखाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें। आप लोग जब क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का है, UPSC का क्वेश्चन देखे इकोनॉमिक्स का, बड़ा आसान दिया है, हार्ड भी है। जैसे पूछा है खनन सेकेंडरी है या प्राइमरी, वो तो रहेगा ही, लेकिन आसान वाला पढ़ लेते हैं, बाहर वाला प्राइमरी है, वहां सेकेंडरी दिया हुआ था, मिलान करना था। डेयरी प्रोडक्ट प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी? डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। डेयरी फार्मिंग प्राइमरी, प्रोडक्ट हो जाएगा सेकेंडरी। डेयरी एक्सपोर्ट टर्सरी। तो ऐसे करके दिया हुआ क्वेश्चन आया था। एक और आया था, मेंस में पढ़ाए हैं, मां प्रजनन दर किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ UPSC में।
महिलाओं का आजीवन जितना बच्चे पैदा करते हैं उस संख्या बल को क्या कहते हैं? मातृ प्रजनन दर कहते हैं। ये डी ऑप्शन था, उसमें यही लिखा हुआ। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया नहीं, पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। सब कुछ पढ़ने से लाभ होगा और सब एग्जाम में वो आप बना सकते हैं।